नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बुलेटिन में आपको लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनते हैं। इन सब में औषधीय गुण हैं। इन औषधीय गुण को ढूंढना और फिर उसके अनुरूप मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, एक कार्य यह आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े हुए लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। अपनी शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के बाद का जो समय आपके पास होता है, ये मान के चलिए कि आपका कैरियर इस फील्ड में बन रहा है, इसके पीछे आयुर्वेद और आयुर्वेद के जनक का योगदान है, होम्योपैथ और होम्योपैथ के जनक का योगदान है, जो आपको और आपके परिवार को एक नया जीवन मिला है, एक नया कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इस फील्ड में हमारा शोध का कार्य और विस्तृत होना चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के रूप में आप अपने शोध के कार्य को और विस्तृत कर सकते हैं। जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। उस विराट कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन याद रखना, कोई भी कार्य ऐसा ना करना जिससे आपकी ये विधा आपके कृत्यों के कारण अपमानित महसूस हो। इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, पहली बार, और मुझे लगता है देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश ने पहली बार टेलीमेडिसिन के साथ आयुष को जोड़ा है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश के आयुष मिशन से जुड़े हुए जितने भी विशेषज्ञ हैं, इनकी एक सूची बना करके और समय तय करें कि इस समय, इस दिन यह विशेषज्ञ इस कार्य के लिए मौजूद होगा। अलग अलग बीमारियों के लिए तय कर लें और इसको एक निरंतरता दिए जाने की आवश्यकता है। आज भी देखें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथ प्रभावी नहीं होगा। वातज जितनी भी बीमारियां हैं, भाई आयुर्वेद में बीमारी के 3 ही कारण हैं, वात, पित्त और कफ में जिसकी भी, यानी जिसका प्रकोप होगा उससे संबंधित बीमारी होगी। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जिसकी बीमारी में हो सकता है कि मॉडर्न जो आपकी चिकित्सा पद्धति है ये उतना प्रभावी न हो सके, लेकिन आयुर्वेद उसमें बहुत प्रभावी हो सकती है। वातज जितनी भी बीमारियां हैं, इसका जितना अच्छा समाधान आयुर्वेद आपको दे सकता है, अन्यत्र नहीं मिलेगा। ऋतु संबंधी जितने भी, यानी मौसम परिवर्तन के कारण जिस प्रकार के विकार आते हैं, इनमें आयुर्वेद बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन इसमें कर सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जिसमें होम्योपैथ बहुत प्रभावी हो सकता है। हम उसके बारे में सोचें, सिद्धा के बारे में सोचें, यूनानी के बारे में सोचें, ये परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के बारे में और इसके विशेषज्ञों की एक सूची उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनाना। जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, उनकी सेवाओं को लेना और उनकी सेवाओं को एक पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के अंदर हर एक जगह उनके लिए फ्री की सुविधा उपलब्ध, यानी फ्री कंसल्टेशन, इसमें टेली कंसल्टेशन की सुविधा आयुष मिशन के साथ माध्यम से हम उनको दे सकें। यह तो जोड़ना ही, साथ साथ देश के अंदर भी बहुत सारी जगह बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, खासतौर पर आयुष से जुड़े हुए तो बहुत अच्छे कार्य हैं। याद रखना, देश के अंदर हम लोगों ने हेल्थ टूरिज्म का जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा है, ये योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से इस देश के अंदर आया है। और जहां पे लोगों ने इसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया है, वहां पे उन्हें सफलता प्राप्त हुई है और बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आपको देश के अंदर मिलेंगे। उनकी भी सूची बनाना, उनके साथ एक संवाद स्थापित करना और फिर प्रयास होना कि साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक उनके कंसल्टेशन प्रदेशवासियों को प्राप्त हो सके। इसके बारे में भी हमें इस टेलीमेडिसिन की इस व्यवस्था के साथ उन सबको जोड़ना और इसका लाभ प्रदेशवासियों को देना, इसके साथ हमें करना पड़ेगा। तीसरा, योग एंड वेलनेस सेंटर। ये योग एंड वेलनेस सेंटर
हेल्थ टूरिज्म का एक नया डेस्टिनेशन यूपी के अंदर बनेगा। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए जो हम लोगों ने योग विशेषज्ञ और उनके सहायक के रूप में जिन लोगों को वहां पे नियुक्ति दिया है, एक तो इनकी ट्रेनिंग, दूसरा इनके कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग, ये लोग वहां पर जो कार्य करें ये अवेयरनेस के बारे में करें और योग के बारे में सही जानकारी इनको होनी चाहिए। याद रखना, योग और व्यायाम में एक सामान्य मूलभूत अंतर होता है। जब हम योगिक क्रियाओं को करते हैं तो योगिक क्रिया में व्यक्ति श्वास अंदर खींचता है, व्यायाम में श्वास बाहर फेंकता है। योग की क्रिया स्थिर और सुखपूर्वक संपन्न होती हैं, आनंददायक होती हैं। व्यायाम में व्यक्ति अपनी अधिक से अधिक ऊर्जा बाहर की ओर फेंकता है और इस बात पे ज्यादा उसका फोकस होता है कि मेरे कितना मैं पसीना अपना निकाल लूं। योग की क्रियाओं में बहुत स्थिर और सुखपूर्वक ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो हमारे ये प्रशिक्षक या अन्य जो सहायक वहां पे कार्य करेंगे, वे लोगों के बीच में जाकर के इस बात को ध्यान में रख के करें। सामान्य सूक्ष्म व्यायाम अच्छी बात है, दूसरा इसमें देश काल और परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। इन चीजों के बारे में भी ध्यान दें। कैसे आने वाले समय में हम योग को हेल्थ टूरिज्म का एक बहुत अच्छा सेंटर नहीं, योग एंड वेलनेस सेंटर को बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमारी तैयारी और उस रूप में हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी। आयुर्वेद से जुड़े हुए जो हमारे विशेषज्ञ हैं, यहां पे योग एंड वेलनेस सेंटर में भी तो ये योगिक क्रियाओं का कराएंगे। बाद में यहां पे खटकर्म के बारे में भी ये लोग अगर उन क्रियाओं को बताएंगे तो वात, पित्त और कफ से संबंधित तमाम प्रकार के विकारों में भी एक सामान्य जन को सहयोग देने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और आयुर्वेद में पंचकर्म की यही भूमिका है। इसके बारे में भी अगर ये कार्य आगे बढ़ा सकेंगे तो आप लोग आयुर्वेद का भी और योग का भी एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए लोगों को आरोग्यता की ओर ले जाने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 183 योग एंड वेलनेस सेंटर में से 142 आज हम उत्तर प्रदेश वासियों को समर्पित कर रहे हैं। यानी एक साथ तीन बड़ी उपलब्धियों के साथ उत्तर प्रदेश का आयुष विभाग आज प्रदेश वासियों को इतने ज्यादा सौगात इस 9 वर्ष के अवसर पर उपलब्ध करा रहा है। जो 1100 से अधिक हमारे आयुर्वेद और होम्योपैथ के चिकित्सक आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से योग एंड वेलनेस सेंटर के लिए योग प्रशिक्षक और उनके एक सहायक के रूप में उनको वहां पर पहले से ही उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ आयुष मिशन को जोड़ने का जो कार्यक्रम हुआ है, यह कार्यक्रम इसलिए क्योंकि सरकार की सोच सकारात्मक है और अच्छे लोगों को जनता ने चुन करके जब शासन में भेजा है तो अच्छी सोच के साथ वे कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं इसके लिए विभाग को तो धन्यवाद दूंगा ही, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, वे नियुक्ति पत्र उन सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम भी है कि उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि समय पे नियुक्ति हो, समय पे लोगों को नौकरी मिले, अच्छे लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी की सुविधा का लाभ मिले, वह प्रक्रिया आज प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पा रही है। हमारे युवाओं को अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश के अंदर देने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, मुझे विश्वास है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी दक्षता का यहां पर परिचय देते हुए प्रदेशवासियों को इस विधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और मैं तो मानता हूं कि आयुर्वेद के साथ, योग के साथ जुड़ना यह अपने आप में बहुत पवित्र कार्य है और इस पवित्र मिशन के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आज 9 चयनित
इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी मिलकर के प्रदेश के आयुष मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों को तो उत्तम आरोग्यता का लाभ देंगे ही, प्रदेश के अंदर हेल्थ टूरिज्म के मार्ग को भी प्रशस्त करने में आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योग वेलनेस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और आयुष डॉक्टर्स को पत्र भी उन्होंने दिया और बताया कि कोरोना ने किस तरीके से जीवन शैली को बदल दिया है और क्या कुछ योग के फायदे हो सकते हैं, उनको बताते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। बढ़ते हैं, गाजियाबाद में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां पर मुरादनगर इलाके में शमशान घाट में छत गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है और यह हादसा उस वक्त हुआ जब यहां के एक फल व्यापारी का अंतिम संस्कार चल रहा था और इसी दौरान गैलरी की छत गिर गई। इसके नीचे खड़े लोग दब गए। तो वहीं चश्मदीदों ने बताया कि हादसा बेहद भयावह था। मलबे में दबे लोगों के शरीर के अंग कट गए थे। छत काफी बड़ी होने के चलते लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। घटना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल राहत पहुंचाने और कार्रवाई के निर्देश दिए। सोमवार सुबह तक ठेकेदार, नगर पालिका की कार्यपालन अधिकारी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुबह प्रशासन ने नाराज मृतकों के परिजनों के गाजियाबाद मेरठ हाईवे को जाम कर दिया। मुरादनगर के पास हाईवे पर ही परिजनों ने मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर हंगामा भी किया। प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेरठ हाईवे पर लंबा जाम लग गया और गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखी गई। तो मौके के जो तस्वीरें उस दौरान की रही वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से स्थिति बेहद भयावह वहां पर बन गई थी और परिजनों ने जो हंगामा किया उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शव रखकर परिजन हंगामा करने लगे क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है इस व्यवस्था को लेकर कि आखिर कहां कुछ लापरवाही कमी रह गई, जो छत गिरी आखिर कैसे हादसा हुआ, क्योंकि अभी मुख्य आरोपी जो ठेकेदार इसमें बताया जा रहा है वो अभी फरार है। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन यह बड़ा हादसा हुआ है, बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ है। तो जिन लोगों की जानें गई हैं इस हादसे में, परिवार में मातम पसरा हुआ, उन सभी के रो रोकर परिजनों का बुरा हाल है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर की महिलाएं रोती और बिलखती हुई शवों को रखकर बैठी हुई हैं सड़क पर। बेहद भयावह स्थिति उस दौरान रही गाजियाबाद के मुरादनगर श्मशान घाट पर जब यह हादसा हुआ। एक फल व्यापारी का यहां पर अंतिम संस्कार चल रहा था और कई सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे। तभी अचानक से शमशान घाट की छत गिर जाती है जिसके नीचे तमाम जो लोग वहां पर खड़े होते हैं वो दब जाते हैं। चश्मदीद ये बताते हैं कि स्थिति इतनी भयावह थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीर थी। लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे। काफी बड़ी छत थी। जब मलबे के नीचे लोग दबे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे चिल्लाने के अलावा, और कोई चारा उनके पास नहीं था। बड़ी मुश्किल से तुरंत प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची, रात बचाव कार्य किया, लेकिन अब तक 25 लोगों की मौत की खबर इस पूरे मामले पर सामने आ गई है। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ठेकेदार की गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पर आरोप ठेकेदार पर ही लग रहे हैं। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ विशंबर यादव में पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के। विशंबर जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है रामपाल सिंह वर्मा। रामपाल सिंह वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही बीजेपी से नेता है धर्मेंद्र त्रिपाठी। धर्मेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं सर इस बहस की। आखिर कहां पर इतनी बड़ी कमी रह गई और जो मुख्य आरोपी है ठेकेदार उसकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि ये स्थितियां आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भयावह स्थिति मौके पर रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज सर? चलिए, लगता है धर्मेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं रामपाल सिंह जी का रुख करूंगा। रामपाल सिंह वर्मा जी, सर क्या आपको खामियां लग रही हैं, क्या कमी लग रही है, लापरवाही किसकी इसमें रही है, कौन इसका जिम्मेदार है? क्योंकि सर आप तो इन तमाम चीजों को अच्छे से जानते भी हैं। रामपाल जी।
ही बड़ी दुखद घटना है जी। इसके लिए बड़ी दुखद घटना है, इसके लिए जांच सौंपी जाएगी किसी न किसी व्यक्ति को। लेकिन सामान्यतः प्रक्रिया ये रहती है कि जहाँ पर ये कोई भी किस्म की कंस्ट्रक्शन होनी हो, उसकी एक प्लान तैयार होती है, फिर उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन बनता है बिल्डिंग का। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन बनने के बाद ही मामला उसके टेंडर्स इनवाइट होते हैं और फिर एग्जीक्यूशन का काम शुरू होता है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, खराब मटेरियल का उपयोग हुआ हो, स्ट्रक्चरल डिजाइन की कुछ कमी हो, अब वो ठेकेदार की गलती भी हो सकती है, और ये गलती एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जो वहाँ की नगर परिषद है, नगर पालिका जो भी है, उनके जो भी सुपरवाइज करने वाले इंजीनियर्स थे, उनकी भूल चूक हो सकती है। अलबत्ता इसमें बिना कोई गलती हुए तो इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता कि छत जो है नीचे गिर जाए। या तो बिल्डिंग मटेरियल खराब है, या फिर उसके स्ट्रक्चरल डिजाइन में कमी थी, या सुपरविजन में कंस्ट्रक्शन के दौरान लापरवाही बरती गई। बहरहाल इसमें ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। वहाँ से मटेरियल इकट्ठा किया जाएगा, उसकी जांच होगी, उनकी पत्रावलियाँ देखी जाएंगी, क्या डिजाइन था, डिजाइन के हिसाब से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा। ठीक है, विशंबर यादव जी मैं आपका रुख करूंगा सर, क्योंकि देखिए सर ये घटना बहुत बड़ी, हादसा बहुत बड़ा है, क्योंकि 25 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आई है और तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरह से महिलाएं परेशान है, रोती बिलखती शवों को रखकर बैठी हुई हैं। विशंबर जी। घटना जो बम्बा शमशान घाट की है, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है, ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस घटना में सीधे तौर से नगर पालिका के अधिकारी दोषी हैं, और जिस चहेते ठेकेदार को ये 60 लाख रुपए का काम दिया गया, अजय त्यागी, वो अजय त्यागी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये उन्हें ठेका दिया गया था। इसमें बहुत कमियां थी। वहां के सभासद ने बार बार स्थानीय सांसद से और लोगों से, नगर पालिका के अधिकारियों से शिकायत की, यहाँ बहुत ही घटिया काम हो रहा है और इससे बहुत ही जनधन की हानि होगी, और परिणाम सामने आया। इतनी हृदय विदारक घटना घट गई जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। अभी 15 दिन पहले ही स्लेब खुले थी। मलबे को देख करके लगता है कि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बहुत घटिया किस्म की सरिया का इस्तेमाल किया गया। तो बहुत हृदय विदारक घटना है। और मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए की आर्थिक घोषणा की है सहायता की। इसमें तो 25 लाख रुपए कम से कम उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनकी बेवजह जान चली गई। क्या दोष था उन बेचारों का? जयराम के अंतिम संस्कार में ये शामिल होने के लिए गए थे, ये सरकारी लापरवाही की वजह से उनकी जान गई है। इतना असंवेदनहीन कृत्य सरकार का कि 2-2 लाख रुपए उनको सहायता राशि की जो घोषणा की है, ये बहुत कम है। कम से कम 25-25 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी को उन गरीब लोगों की। ठीक है विशंबर जी, आप बने रहिए। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, सर सीधा आरोप यह लग रहा है कि ये जो ठेकेदार है बीजेपी का आदमी है, फायदा पहुंचाने के लिए इसको ठेका दिया गया और साफ तौर पर घटिया मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया होगा, तमाम तरह की खामियां लापरवाहियां रही हैं। सर किस तरह का एक्शन लिया जा रहा प्रशासन की ओर से अब? धर्मेंद्र जी। देखिए सर, पहले तो मैं बता दूं कि भीषण दुर्घटना में जो मृतक परिजन है, उन शोकसंतप्त परिवारों को भारतीय जनता पार्टी एवं उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया जी। सभी परिवारों को तुरंत फौरी राहत देने के लिए डीएम और वहाँ के एसएसपी दोनों मौके पर पहुंचे और राहत अभियान तेजी से चल रहा है। तो हम पहले अभी जो उनके लिए बेहतर हो सकता है, जो उसमें घायल है उनका बेहतर इलाज हो पाए, जो मृतक परिजन है उनका अंतिम संस्कार और उन सब चीजों की जो प्रॉपर तरीके से हो जाए, इन सब चीजों को कर ले। इस विषय पे राजनीति बाद में भी इन लोगों को करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में जहाँ इस प्रदेश ने अपने 25 लालों को खोया हो, वहां पर इस तरह की घटिया राजनीति करने से एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे
मुद्दे हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी राजनीतिक दलों के जो अपने भाई बैठे हैं कि कम से कम इस तरह के संवेदनशील विषयों पर जो घटनाएं हुई हैं, इसमें सरकार और व्यवस्था जनित दोष नहीं थे, ये व्यक्तिनिष्ठ दोष हैं, और जो व्यक्ति इसमें दोषी हैं उसमें तुरंत फौरी कार्रवाई की गई, जो ईओ हैं तुरंत गिरफ्तार किए गए, जेई गिरफ्तार किए गए, सुपरवाइजर गिरफ्तार किए गए, और जो ठेकेदार हैं वो भी शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भी दोषी होगा वो किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के प्रभाव या दबाव के चलते बच नहीं पाएगा, और कठोर से कठोर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके साथ होगी। इस बात के लिए मैं आश्वस्त क्योंकि कराना कई सारे चाहता हूं। सवाल हैं जिनका जवाब भी आप ही को देना है। मेरे साथ मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, सर यहाँ पर विशंबर जी कह रहे हैं कि 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख मुआवजा कर दिया जाए। बात मुआवजे का नहीं है, सवाल मुआवजे का नहीं है, क्योंकि किसी को भी परिजनों को मुआवजा देने से कोई शख्स वापस लौट कर नहीं आएगा, ना ही उनको दुखों को हम कम कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी राहत हम दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल सर यहाँ पर यह है कि लापरवाही और इस तरह की लापरवाही जो लोगों की जान पर भारी पड़ जाए, क्या कुछ यहाँ पर खामियां रही होंगी, इसकी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं मनोज मिश्रा जी? पराग जी, मुझे लगता है कि मुआवजे से, कंपनसेशन से कोई बात नहीं बनती है। बिल्कुल। बल्कि स्थितियां ये हैं कि सरकारी तंत्र में जिस तरीके से घुला मिला इंजीनियर और ठेकेदारों के बीच का बड़ा भ्रष्टाचार है। आप सोचिए कि वो लोग जो किसी एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने गए, अंतिम संस्कार गए हुए हैं, और उन 24 लोगों को मृत्यु हो जाती है। पराग जी, घटना स्थल के बाद जब उनकी लाशें डॉक्टर उसके पास पहुंची है, उन लोगों ने याद किया 2006 का वो मंजर जब मेरठ के विक्टोरिया पार्क के आगजनी हुई थी, जिसमें 64 लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए, घटना दुर्घटना होती रहती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। आरोप प्रत्यारोप हम करते रहेंगे, सरकार के चहेते और सरकार के दुश्मनों और दूसरी पार्टियों की बात करते रहेंगे, लेकिन ये एक वानगी है पराग जी, जिसका हमको आपको इतना दर्दनाक हादसे के साथ उदाहरण मिला है। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में जहां जहां पे निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्यों के बिल, बजट और उसमें इन्वॉल्व लोगों का जो घोटाला है, वो इसी तरीके का परिणाम दे रहा है। अभी हम लोगों ने बनारस में देखा था इससे पहले पुल गिर जाने के लिए, लेकिन आप देखिए कि कितनी बुरी मौत हुई होगी उन लोगों की, कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा उस परिवार को, जो लोग इसमें दब के मरे हैं और जो घायल हैं। स्थितियां बहुत ही विषम है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में, फाइलों में, जांच में, सस्पेंशन में बातें रह जाएंगी। दोषी कहीं न कहीं ऐसी चीजों का पहले भी संज्ञान लिया गया है, आगे भी लिया जाए। जो भी लोग इसमें पाए जाते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे वो ठेकेदार हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल। देखिए, सवाल बड़ा है, और क्योंकि धर्मेंद्र यहाँ पर सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, धर्मेंद्र, आखिर क्यों ठेकेदार अभी तक फरार, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और इतनी बड़ी जो खामियां इस पूरे मामले पर देखी गई हैं, इनका सर सवाल देना एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बन रही है। सीधा नगर पालिका की बन रही है, ठेकेदार की बन रही है। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है धर्मेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। रामपाल जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा सर, क्योंकि जिस तरीके से अभी मनोज मिश्रा जी भी कह रहे थे कि जो सरकारी तंत्र में खामियां यहां पर नजर आ रही हैं, आखिर क्यों इतनी बड़ी खामियां? क्योंकि सर इस तरह का मामला हमने पहले भी कई देखे, सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी हम जगहों की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की खामियां आती हैं। घटिया मटेरियल का इस्तेमाल लगातार किया जाता है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जिनको ये ठेका मिलता है, या फिर जिनकी जिम्मेदारी है, जिस विभाग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। रामपाल सिंह जी। देखिए, ये जैसा कहा, ये जांच का विषय है, और मेरी राय में किसी प्रतिष्ठित संस्थान को, जैसे केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र है, उनको इसकी जांच सौंपी जाए, और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। लेकिन सर, जिम्मेदार आप इसमें किसको मान रहे हैं? बेस जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मुख्य इसमें जो जिम्मेदार है उसको ठेकेदार को माना जा रहा है कि उसी की लापरवाही रही है, और जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया उसमें लापरवाहियां, उसमें खामियां बढ़ती गई हैं। देखिए, डिजाइन में भी गलती हो सकती है, कहाँ गलती हुई है, किस लेवल पर हुई है, ये तो विस्तृत जांच का विषय है। जैसे मैंने कहा कि किसी एजेंसी को ये काम सौंपा जाए, केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र, मैंने एक बात कह दी, कुछ और भी एजेंसीज हो सकती हैं, उनसे जांच की जाए, मौके से सैंपल उठाएं मटेरियल का, मटेरियल की क्वालिटी देखें। अगर मटेरियल की क्वालिटी खराब है तो ठेकेदार जिम्मेदार है। जो एग्जीक्यूट करा रहे थे वहाँ इंजीनियर्स, उनकी भी गलती है, खराब मटेरियल लगा कैसे।
ये सब तो जांच का विषय है। जांच के बाद उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये तो बहुत ही उचित है। ठीक है विशंबर जी, क्योंकि देखिए आप विपक्ष होने के नाते सवाल उठा रहे हैं, लाजमी है सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन सवाल यही है सर, राजनीति इस मामले पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। आप जाहिर तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस परिवार का चिराग बुझ गया हो, जिन परिवारों के 25 लोगों की जान चली गई हो, उन परिवारों पर इस वक्त क्या कुछ बीत रही होगी। विशंबर जी, देखिए उनके कंपनसेशन की बात करना या उनके आर्थिक उनकी मदद करने की बात करना कहाँ राजनीति है। 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी ने दिया है, क्या ये मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं तो हम भी राजनीति कर रहे हैं जी। हमने तो उन परिवारों की मदद की बात की कि जब परिवार का मुखिया नहीं रहता है तो उसके सामने तमाम आर्थिक सवाल खड़े होते हैं। उन आर्थिक सवालों को हल करने के लिए कि उनकी आर्थिक मदद हो जाए, 25-25 लाख रुपए उनको अगर मिल जाएंगे, क्योंकि तो इसमें जान उनकी लापरवाही की वजह से नहीं गई है, जान गई है सरकारी लापरवाही की वजह से, जान गई है ठेकेदार की लापरवाही की वजह से, जान गई है जो ये तो अभी जांच का विषय है, क्योंकि रामपाल जी भी जिस तरह से बता रहे हैं उनको सर अनुभव है, बता रहे हैं कि डिजाइन में भी गलती हो सकती है, मटेरियल खराब हो सकता है, तमाम सारी चीजें जांच चल रही है अभी। डिजाइन तो इंजीनियर बनाएगा, तो इंजीनियर की भाई जांच चल रही है अलग अलग लोगों के लिए कि आखिर किसकी यहाँ पर खामियां रही, किसकी लापरवाही रही, किसकी गलती रही, वो जांच में तय होगा। लेकिन ये हमला क्यों होता है? इसलिए होता है कि विकास कार्य ठीक हो, निर्माण कार्य की गुणवत्ता हो। क्यों होता है जेई, क्यों होता है एई, क्यों होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? इन्होंने उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की, सभासद के बार बार कहने के बाद जी। तो गलती उनकी तो है ही, क्योंकि सभासद बार बार मांग कर रहे थे कि निर्माण कार्य सही नहीं हो रहा है जी। निर्माण कार्य सही नहीं हुआ, उसका परिणाम सामने है कि वो गिर गया, उसमें 25 लोगों की जान चली गई। तो दोषी सरकार है या दोषी नगर पालिका है या दोषी अधिकारी है, ठेकेदार है, ये तो जांच के बाद तय होगा। लेकिन सीधे तौर पे स्पष्ट तौर पे आता है कि ठेकेदार और अधिकारी दोषी है, क्योंकि सभासद बार बार मांग कर रहे थे कि निर्माण कार्य घटिया हो रहा। ठीक है मनोज मिश्रा जी, देखिए सर सवाल काफी गंभीर हैं और जाहिर तौर पर जब 25 लोगों की जान चली जाए तो जिम्मेदारी यहां सरकार की भी तय हो जाती है और जो संबंधित विभाग है उसकी भी तय हो जाती है। नहीं, दरअसल पराग जी आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, निविदा आवंटन के बाद निविदा कार्यों का सुपरविजन करना सरकारी तंत्र का, और बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। अकेले ठेकेदार तो दोषी है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां तो सुपरविजन में जूनियर इंजीनियर थे, यही थे जिन्होंने बिल पास किया, या सीधे शब्दों में कहें जो इस घोटाले में इन्वॉल्व थे। 60 लाख का टेंडर में अगर 60 लाख का काम नहीं हुआ तो किन वजहों से, और देखिए अब बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। आए दिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि निर्माण कार्यों में सरकारी तंत्र की खुली छूट में ठेकेदारों का भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। जब घटनाएं हो जाती है वही संज्ञान में आती हैं, अन्यथा आप देखिए कि इस तरीके की सड़क निर्माण से लेकर पुल निर्माण से लेकर के अगर आप 2 मिनट उस संवेदनशील मुद्दे पे जाइए कि जो लोग बरसात से बचने के लिए अंतिम संस्कार में तट ढूंढ रहे थे, उनको क्या पता था कि कुछ देर बाद उनका हाथ इससे बुरा होने वाला है। तो इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सरकार इसकी जांच कराए, जांच करा करके उनको दोषियों को उसी तरीके से सजा दी जाए कि दोबारा ये घटनाएं नहीं हो। लेकिन होता क्या है कि समय बीतने के बाद अभी आरोप प्रत्यारोप चलेगा, पक्ष विपक्ष की बातें चलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें उससे ऊपर उठ के हैं और ऐसे और जांच के मामले में कोई बहुत देरी नहीं है, क्योंकि टेंडर जिस पर निविदा ली गई उस पर कार्य नहीं हुआ। दोषी 3 या 4 लोग हैं, बिल पास करने से लेकर के प्रोजेक्ट पास करने से लेकर सुपरवाइजर से लेकर ठेकेदार से लेकर के जूनियर इंजीनियर, तो इतना हिला वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो कंपनसेशन की हो रही है, जरूर क्योंकि ऐसे इनोसेंट लेग, ऐसे अनोन जिनकी जिम्मेदारी उनके परिवार के कंधों पर रही होगी, उनका उससे पूरा परिवार चलता रहा होगा, तो कंपनसेशन को भी देखना चाहिए पराग जी, क्योंकि अब जब घर का मुखिया नहीं होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सफर होती हैं, सरकार उसके लिए खड़ी होती है और सरकार को खड़ा होना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, सीधा जवाब है सर, सीधा सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो जाहिर तौर पर
इस मामले के जरिए ऐसा एक्शन होना चाहिए, एक मिसाल पेश हो कि आगे अगर इस तरीके से कोई करता है, इस तरह मिली भगत करके अगर कहीं पर घोटाला हो, भ्रष्टाचार, हालांकि अभी जांच का विषय है, लेकिन अगर इस तरीके की खामियां यहां पर रही हैं तो एक ऐसी मिसाल पेश हो कि आगे से कोई ऐसा ना करे। धर्मेंद्र जी। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये जो इन्होंने बताया मनोज मिश्रा जी ने कि उसमें सुपरवाइजर दोषी होगा, ये होगा, टेंडर होता है, ये होता है, ये एकदम से नहीं हुआ, ये लगातार चली आ रही प्रक्रिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनी तो हमने टेंडरों में ठेकेदारों के लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तथा इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए 10 लाख से ऊपर के सारे काम चाहे किसी भी विभाग के हों, हमने सब ऑनलाइन करा दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता के साथ काम हो सके, गुणवत्तापूर्ण काम हो सके। इससे पहले जो सवाल दाग रहे हैं, इन लोगों को देखना चाहिए कि इन लोगों के कराए गए कामों में शिलान्यास के पहले NH और SH जैसी चीजें भी इनकी धड़ाम से चली जाती रही। जिन एक्सप्रेस वे का ये हल्ला ढोल पीसते रहे, वो एक्सप्रेस वे आदमियों के साथ कार की कार नीचे समा जाती रही। तो जो भ्रष्टाचार की परिपाटी सपा बसपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार और आतंक का जो साम्राज्य स्थापित हुआ, इसको भी हाल ही में ठीक करवाया गया था, अगर मैं सही कह रहा हूं तो 2 महीने पहले। मैं बिल्कुल मान रहा हूं, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूं, चूंकि ये 10 लाख से ऊपर का टेंडर था तो ऑनलाइन टेंडर हुआ होगा, उसमें कंपटीशन हुआ होगा, कंपटीशन के बाद जिसने सबसे ज्यादा कम रेट डाले होंगे उसको मिला होगा। ये पारदर्शी तरीके से, इसको कोई मैनेज नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खासियत बता रहा हूं कि किसी भी टेंडर को 10 लाख के ऊपर से कितना भी अप्रोच वाला व्यक्ति हो मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनलाइन पूरे देश में शो करता है आपके रेट डाले हुए रेटों को। दूसरा, कहीं से भी कोई देख सकता है, कहीं से भी। इस बात का मैं चैलेंज करता हूं। तो जो भी होगा उस टेंडर प्रक्रिया को फॉलो किया गया होगा, लेकिन उसके बाद निर्माण में दोष शुरू हुआ। प्रक्रिया जो सरकार द्वारा बनाई गई उसमें दोष नहीं है। पराग जी, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से, उस प्रक्रिया में दोष नहीं था। प्रक्रिया एज इट इज फॉलो हुई। उसके बाद जो निर्माण हुआ, उस निर्माण की गुणवत्ता में खराबी हो सकती है। अधिकारियों का जो सुपरविजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, गुणवत्ता की जांच परख करने की जो जिम्मेदारी सुपरवाइजर और संबंधित विभाग के जो ये भी तो आपके लिए चैलेंज है, ये भी तो आपके लिए चैलेंज है, इसको भी आप देखेंगे। हाँ। तो इस चैलेंज को हम स्वीकार नहीं, इस चैलेंज को बिल्कुल हम मान रहे हैं और ये चुनौती है, और केवल एक जगह के नहीं, पूरे प्रदेश के लिए। और इसी तरह की समस्याओं को चिन्हांकित करके इनको समूल नाश करने का प्रयास जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उसके तत्क्रम के अनुपालन में आप देखें ना, इसी घटना में फौरी कार्रवाई हुई है कि जो भी ईओ था, जेई था, सुपरवाइजर था, तुरंत तत्काल गिरफ्तार किए गए। हमने कोई कोताही नहीं बरती किसी के साथ, किसी भी प्रकार का कोई किसी को दबाव प्रभाव इस तरह का प्रलोभन उससे चलने वाली सरकार। ठेकेदार के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही आप के माध्यम से आप इस बात को खुद मान रहे हैं कि इसका जो निर्माण किया गया है उसमें खामियां हो सकती है, तो फिर ठेकेदार की गिरफ्तारी कब होगी? उसमें प्रयासरत है पूरा प्रशासन। एसएसपी मौके पे इसको लीड कर रहे हैं, एसएसपी लीड कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय इस पूरी प्रक्रिया में जो घायल है और उनके परिजनों को देख लेके खुद कमांड कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ व्यवस्था में जो सुधार का गुंजाइश अभी हो सकती है, जो घायल है उनको मैक्सिमम राहत हो जाए, उनका अच्छा बेहतर उपचार करा पाए हम, तात्कालिक फैसले ये हैं। इसमें निश्चित रूप से जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया हो जाएगा, जिन व्यक्तियों को पूरी संलिप्तता में पाया जाएगा, सरकार की जो मंशा है, सरकार ने लगातार, सूबे के मुखिया ने शुरुआत से इस बात को कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाकर चल रहे हैं, और कोई भी अगर गड़बड़ी करता है प्रशासन में तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी किस तरह की गड़बड़ी, और वो गड़बड़ी 25 लोगों की जान पर भारी पड़ गई है, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि यहां पर काम ठीक तरीके से नीचे के लोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से पराग जी, इस बात को देखिए हम लोगों को समझना पड़ेगा बहुत स्पष्ट से। जब हम व्यवस्था और नीतियों की बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश हमें किन परिस्थितियों में और किस जर्जर हालत में मिला था। उस जर्जर हालत से उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की जो रूप में अभियान जो हमने चला रखा है, उसके उसी रास्ते पे बढ़ते हुए जो इस तरह की चीजें चिन्हित होती जा रही हैं, उनका हम सिर्फ निवारण कर रहे हैं, बल्कि पूरी कड़ाई के साथ घटनाओं पर ऐसा कठोर संदेश कि आगे
आने वाले कई समय तक उस तरह की घटनाओं की ना पुनरावृत्ति हो सके, ना पुनरावृत्ति हो। और दूसरा, जो भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जाती है किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी की, तो उसको किसी भी प्रकार बख्शा नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। ठीक है विशंबर जी, यहाँ सीधा आरोप लग रहा है पुरानी सरकारों के ऊपर कि जो बदहाल स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, उसको हम एक बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विशंबर जी, धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अभी कह रहे थे कि कुछ खामियां होंगी जी, पूरा का पूरा सब कुछ तो हो गया, गिर गया, ध्वस्त हो गया, टुकड़े टुकड़े में बिखर गया, और अभी कह रहे कुछ खामियां होंगी निर्माण में। और पुरानी सरकार, इनका तो बस नहीं है। नहीं, अभी ये कहते हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी ने गिरा दिया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने गिराया, इसलिए इतने लोगों की दफ्तर के चाल चली गई। ये तो बातों को घुमाना फिराना, तोड़ मलोड़ करके रखना और पुरानी सरकारों पे दोष देना, इनका बिल्कुल वो बन गया है रोजमर्रा की। इसमें यही कहते हैं कि पुरानी सरकारों का बना आप रहे हो, टेंडर आप कर रहे हो। अभी अभी अक्टूबर में टेंडर हुआ, अभी 15 दिन पहले स्लेट खुली और कह रहा है पुरानी सरकार। पुरानी सरकार यहाँ कहाँ से आ गई? समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ कहाँ से आ गई? भाई धन्य है, ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जिन्हें ना कुछ करना है, केवल बिगाड़ना है और पुरानी सरकारों पे दोष दे देना है और केवल लूटना, अपने लोगों को लुटवाना है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जैसा। ठीक है रामपाल सिंह जी, जो धर्मेंद्र त्रिपाठी ने बात कही है, क्या आप उन बातों से सहमत हैं रामपाल सिंह जी? प्रथम दृष्टया गलती तो है, ठेकेदार ने उसको एग्जीक्यूट किया, जिन लोगों के दृष्टया तो वो दोषी हैं, कि उसके कारण क्या रहे हैं ये तो एक विस्तृत जांच का विषय है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं, इतनी बड़े लोगों की मौत के जिम्मेवार हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। ठीक है मनोज मिश्रा जी, यहाँ पर देखिए आरोप तो एक दूसरे पर लगेंगे, क्योंकि जब धर्मेंद्र जी सवाल उठाएंगे पिछली सरकारों पर तो विशंबर जी अभी के कामों को लेकर भी सवाल उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बात को तो मान रहे हैं धर्मेंद्र जी, आपने सुना होगा मनोज जी, धर्मेंद्र जी इस बात को मान रहे हैं कि जो कमियां हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कमियां अभी भी हैं, और जो प्रशासनिक तंत्र है जो काम कर रहा है, जो ठेके पर लोग काम कर रहे हैं या फिर जो निगम के अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो चुनौती तो दे रहे हैं, चैलेंज भी दे रहे हैं सरकार को कि उनकी मंशा को हम ठीक तरीके से नहीं चलने देंगे, हम अपना भ्रष्टाचार करते रहेंगे और हमको जो सही लगेगा हम वो करते रहेंगे। 3 साल बाद भी यही स्थिति है मनोज जी। नहीं, मुझे लगता है पराग जी, सरकार के लिए पहले भी चुनौती थी, आज भी और आगे भी रहेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार लोगों के में इस तरह समाहित हो गया है। और रही बात शमशान स्थल पर निर्माण के कार्य, आप सोचिए एनसीआर में गाजियाबाद किस जगह पे, कितनी प्राइम लोकेशन पे है। बिल्कुल, ये नगर निकाय और जिला पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की मंशा थी कि होना चाहिए, लोग आते हैं तो उनको छत मिले, बैठ सके धूप और बारिश में। लेकिन अगर बारिश में बैठने का हश्र ये होगा तो मुझे नहीं लगता पराग जी कि इसको देखते हुए अब लोग भीगना पसंद करेंगे, लोग धूप खाना पसंद करेंगे, लेकिन कोई आदमी छत के नीचे खड़ा नहीं होगा, स्पेशली शमशान घाट में। और शमशान घाट एक उदाहरण है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, निर्माण कार्यों में सरकारी संस्थाओं के द्वारा ग्राम प्रधान से लेकर के नगर निकाय से लेके जिस तरीके का भ्रष्टाचार है उसका एक जस्ट उदाहरण है। और धर्मेंद्र जी, आपके लिए चुनौती है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, देश में चली रही है, तो अगर घुन लगा है, अगर अधिकारी इन्वॉल्व है, अगर ठेकेदार इस तरीके से बेईमान है, तो कब करेंगे? 3.5 साल से ज्यादा आपकी सरकार को हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप हम करेंगे, लेकिन जब लोगों की जान चली जाए, जब लोगों की जिंदगियां इस तरीके से जाने लगे, तो मुझे लगता है कि उस समय एक्शन बहुत तेजी से होना चाहिए था। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल सर मनोज जी यही है कि लोगों की जान जाने के बाद ही क्यों? पहले से हम व्यवस्था को और मजबूत बनाकर रखें। और सीधा सवाल यहां पर धर्मेंद्र जी आप ही से है, फाइनल कमेंट आपका बहुत जल्दी से, क्या कुछ एक्शन होगा? क्या इस एक्शन के जरिए एक मिसाल पेश होगी बाकी लोगों के लिए, ताकि आगे से ऐसा ना हो? धर्मेंद्र जी, इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार से संलिप्तता पाए जाने वाले किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी अथवा किसी भी ठेकेदार या किसी भी प्रकार के व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी और एक ऐसी नजीर पेश की जाएगी जो आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है,
में लोग भ्रष्टाचार करने से भयाक्रांत होंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास, ये लोग तो लग रहा दूसरे का व्यक्ति, मेरा दूसरे का परिजन गया है तो उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये दूसरे का व्यक्ति नहीं था, ये हमारे परिवार के लोग गए हैं। जो आप स्टूडियो में बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लोग मर गए, वो कमाते थे, उनको पैसा चाहिए, उनको ये चाहिए, ये बातों से अपनापन नहीं होता। हम ये मानते हैं कि जो लोग मरे हैं वो मेरे परिवार के थे, हमारे परिवार के थे। अपने परिवारों के परिजनों को खोने के दर्द को समझते हैं। आप हमको याद दिला रहे हैं कि आपकी सरकार 4 साल हो गई है। बताइए, आप जब लोगों को मारने वाले लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में सीधे सीधे जिनकी संलिप्तता पाई जाती थी, उनके घरों में आपके प्रदेश के मुखिया पहुंचने का काम करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आज हमको नसीहत देने का काम कर रहे हैं। जिस गंगा जमुनी तहसील जो राम और कृष्ण का उत्तर प्रदेश था, उसको देश में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होती थी उसके तार उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली पहचान बनाने वाले लोगों की सरकार जिन्होंने चलाई, मथुरा में पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था थी उसके अंदर एक व्यक्ति ने एक अलग साम्राज्य अराजकता का इस घटना में जिन लोगों पर आरोप लग रहा है ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं? देखिए प्रयाग जी, मैं इस बात को फिर दोहरा दूं, ये व्यवस्था जनित दोष नहीं था, ये व्यक्तिनिष्ठ दोष हैं। व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, जिन लोगों ने अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता बरती है, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस बात को आश्वस्त कराना चाहता हूं आपके माध्यम से। और पूरी घटनाक्रम में जिन्होंने अपने को खोया है, उनके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी संवेदना के साथ। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज मिश्रा जी आपका शुक्रिया, साथी रामपाल सिंह वर्मा जी आपका शुक्रिया, और विशंबर यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल अभी जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, लेकिन मुख्य जो आरोपी माना जा रहा है ठेकेदार अभी फरार है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बेहद दुखद स्थिति बनी हुई है। जिन लोगों के परिवार से लोगों की जाने गई हैं उनमें मातम का माहौल बना हुआ है। 25 लोगों की अब तक इस पूरे हादसे में मौत हो गई है, और जाहिर तौर पर अभी मुआवजे का जो ऐलान किया गया है, मुआवजे से किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता है, उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर जरूर सुनिश्चित करने की सरकारी तंत्र को आवश्यकता है। जो प्रशासनिक तंत्र है उसको मजबूत करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।